नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार फिर से संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज बीएससी सेकेंड ईयर का हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और घात यानी कि ऑर्डर और डिग्री किस प्रकार निकाली जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इससे आगे का टॉपिक रहेगा, यानी कोटि और घात निकालना हम लोग बड़े अच्छे से सीख चुके हैं। आज हम अवकल समीकरणों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यानी कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं उन अवकल समीकरणों में केवल जो सवाल आएंगे वो आपके प्रथम घात के रहेंगे और प्रथम कोटि के रहेंगे। यानी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोटि किसे कहते हैं, y का अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है वह अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, कोटि। और जितनी बार अधिकतम अवकलन हो रहा है उसकी जो पावर होगी यानी उसकी जो घात होगी वो अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। जैसे कहीं पर लिखा है d²y/dx², किसी अवकल समीकरण में लिखा है d²y/dx², तो यहाँ y का कितनी बार अवकलन हो रहा है, 2 बार। और मान लीजिए अवकल समीकरण में यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन टर्म्स है, तो ये अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी, कोटि। और फिर घात के लिए हम क्या देखते हैं, इसकी पावर कितना लिखा हुआ है, तो वो अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी, घात। अब डिफरेंशिएशन इक्वेशन में जो कोटि है और घात है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा इसमें हम जो पढ़ेंगे वो केवल अवकल समीकरण पढ़ेंगे, वो भी कौन से वाले, जो प्रथम कोटि के होंगे और प्रथम घात के होंगे। अब आपकी जो बुक है उसमें जो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण हैं उनके जो टाइप्स दे रखे हैं वो लगभग 7 दे रखे हैं। 7 प्रकार के प्रथम कोटि के अवकल समीकरण आपके सामने आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम पहला टाइप आज कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या रहेगा, वो अवकल समीकरण प्रथम कोटि के होंगे और प्रथम घात के अवकल समीकरण। अब मैं उस टॉपिक का नाम लिख देता हूं कि हमें इसमें कौन सा टाइप करना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप फर्स्ट। इस टाइप में क्या होगा, ये इस प्रकार के अवकल समीकरण कहलाएंगे कि इसमें x वाला जो टर्म्स है और y वाला जो टर्म्स है उनको अलग अलग करना है। x वाले टर्म्स को एक तरफ, y वाले टर्म्स को एक तरफ। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे, कुछ एक्सरसाइज के सवाल मैं यहाँ ले रहा हूँ, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है और हमारा ये जो टाइप फर्स्ट है वो क्या चीज है। तो आप लोगों की अगली एक्सरसाइज फर्स्ट बी से मैं पहला सवाल ले रहा हूं। ये हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप फर्स्ट, किसमें प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। हमारा पहला क्वेश्चन है dy/dx = 1 + y² / 1 + x²। अब बात करते हैं कि टाइप फर्स्ट क्या चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया टाइप फर्स्ट में जो हमारा पहला टाइप रहेगा इसमें रहेगा कि जो हमारे y वाले टर्म्स हैं, आपको दिख रहे हैं इस अवकल समीकरण में y वाले जो टर्म्स हैं, ये y वाला टर्म्स है, ये y वाला टर्म्स है, ये x वाले टर्म्स हैं। तो ये ऐसे अवकल समीकरण कहलाते हैं जिसमें y वाला टर्म्स और x वाला टर्म्स अलग अलग किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें कि यहाँ dy/dx लिखा हुआ है,
dy अपॉन dx, यानी y का एक बार अवकलन किया हुआ, तो इसका मतलब है, और अधिकतम अवकलन यही है, तो ये अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी, कोटि, यानी इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, 1। अब इस पर घात देखते हैं हम, ये अधिकतम अवकलन हो रखा है, इसकी पावर कितनी है, 1, यानी अवकल समीकरण की घात भी कितनी हुई, 1, और एक बार अवकलन हो रहा है तो कोटि भी कितनी हुई, 1। इसलिए इसको नाम दिया गया है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशिएशन इक्वेशन। इसमें इन सवालों में आपको कहीं पर भी d² अपॉन dx² या d³ अपॉन dx³ वाले टर्म्स नहीं मिलेंगे, मैंने बताया, और ना ही dy अपॉन dx का होल स्क्वायर या क्यूब, इस टाइप के टर्म्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो y का 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब है कि इसकी कोटि कितनी है, 2। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, केवल प्रथम कोटि है। यहां देखते हैं dy अपॉन dx पर घात कितनी लिखी हुई है, 2, यानी इस अवकल समीकरण की घात कितनी है, 2। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रथम घात के अवकल। तो सभी सवालों में आपके क्या रहेगा, dy अपॉन dx रहेगा, और इस टाइप के प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण में हम पहला टाइप आज पढ़ रहे हैं, और वह टाइप क्या है, चरों को पृथक्करण करना। इसका मतलब है x वाले जो टर्म्स हैं एक तरफ, y वाले जो टर्म्स हैं वो एक तरफ। तो ये एक्सरसाइज का जो पहला सवाल लिया है, हम इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो जब भी एग्जाम में आपका कोई सवाल आएगा, आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो किस कोटि का है और उसकी घात क्या है। तो हमने अवकल समीकरण में सबसे पहले देखा कि dy अपॉन dx लिखा हुआ है, यही अधिकतम अवकलन भी है y का, तो ये प्रथम कोटि का है और उस पर कोई घात नहीं है, इसका मतलब है कि घात 1 होगी, यानी वो प्रथम घात का अवकल। और उसमें हम कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं, टाइप फर्स्ट। थोड़ा ध्यान दें, तसल्ली से इसे करना है, क्योंकि ये बुक काफी बड़ी है, धीरे धीरे करके कई अवकल समीकरण इसमें आएंगे, और अभी हम एक्सरसाइज के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से तैयार होगा। लेकिन जब यही सवाल एग्जाम में आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस प्रश्नावली से दिया गया है, क्योंकि आगे जब हम द्वितीय कोटि के पढ़ेंगे, यानी सेकंड ऑर्डर और सेकंड डिग्री के क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे, और थर्ड डिग्री और थर्ड पावर के जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, वहाँ काफी दिक्कत आती है कि ये किस एक्सरसाइज से उठाया गया है। तो आप लोग एक्सरसाइज के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से उदाहरणों के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएं, और प्रश्नावली के जो मैं सवाल करा रहा हूँ उनको बार बार रिवाइज करें। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, ये प्रथम कोटि का और प्रथम घात का अवकल समीकरण, और हमारा टाइप फर्स्ट में क्या बता रहा है, ऐसे अवकल समीकरण जिसमें पदों को अलग अलग, यानी जो चर दिए हुए हैं उनको अलग अलग किया जा सकता है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है dy, यहाँ लिखा हुआ है dx, और इसमें y वाला टर्म्स यहाँ पर है, x वाला टर्म्स यहाँ। तो हम y वाले टर्म्स को एक तरफ और x वाले टर्म्स को दूसरी तरफ करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है dy अपॉन dx, ये 1 + y² कहाँ लाएंगे अपन, इसके अपॉन, तो ये यहाँ 1 + y इजिकल टू, ये dx वाला टर्म्स कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, और इसके नीचे क्या रहेगा, 1 + x। तो इस अवकल समीकरण में हमने ये देखा। आपको एग्जाम में कैसे चेक करना है, आपको एग्जाम में ऐसे चेक करना है कि सबसे पहले कोई भी प्रथम कोटि का और प्रथम घात का अवकल समीकरण अगर दिया हुआ है
तो पहली ड्यूटी आपकी ये बनती है कि आप उसके चरों को अलग अलग करने की कोशिश करें। अगर आपके चर अलग अलग हो जाते हैं, यानी x वाला टर्म्स अलग और y वाला टर्म्स अलग हो जाता है, तो ये आपका फर्स्ट टाइप है। आगे कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे अगली एक्सरसाइजों में कि x का टर्म्स और y का टर्म्स बड़ी आसानी से अलग नहीं होगा। वो दूसरे टाइप पढ़ेंगे, वो एक्सरसाइज के हिसाब से सिखाया जाएगा। अभी हमारे पास कौन से सवाल है जिसमें y वाला पद और x वाला पद अलग अलग हो जाए। तो हमने y वाले टर्म्स को अलग कर दिया, x वाले टर्म्स को अलग। अब आपको क्या करना है, इस अवकल समीकरण को सॉल्व करना। सीधी सी बात, इसका क्या करना है, ये 12th क्लास में भी था, आपका सिलेबस में था ये 12th क्लास में, प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण। तो इनका क्या करना है, हमें इंटीग्रल करना, समाकलन करना। और आप लोग जानते हैं समाकलनों की पकड़ अवकल समीकरण में बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। अगर आपको समाकलन नहीं आते हैं तो आप अवकल समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि आपको हर टाइप का समाकलन सॉल्व करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको समाकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारे याद होने चाहिए। उनके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि अवकल समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हर जगह इंटीग्रल समाकलन करना पड़ेगा। और इसके लिए कभी कभी त्रिकोणमिति फलन की जो कंडीशन होती है, कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो याद रखना, उनके बगैर अवकल समीकरण में काम नहीं चलता। तो अब हम सवाल पर लौटते हैं। इस सवाल का हमें क्या करना है, इंटीग्रल। और ये सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा 12th क्लास में, इस टाइप के काफी सवाल आप लोगों ने पढ़े हैं। मैं यहाँ साइड में भी लिखता जाऊंगा। हम जानते हैं कि 1 + x² dx अगर लिखा है तो इसका इंटीग्रल कितना होता है, tan इनवर्स x। तो ये जो इंटीग्रल मैं कर रहा हूं, ये जो फॉर्मूले जो 12th क्लास पे बेस्ड है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बगैर आपका समीकरण नहीं होगा। तो हम करते हैं, ये x वाले टर्म्स में है, ये y वाले टर्म्स में। तो इसका इंटीग्रल कितना है, इसका इंटीग्रल आएगा tan इनवर्स y dy अपॉन 1 + y² का इंटीग्रल किया मैंने, कितना आएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ x वाला टर्म्स लिखा हुआ फॉर्मूला में, तो इसका इंटीग्रल कितना आएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ हमने देखा कि y वाले टर्म्स का भी हमने इंटीग्रल कर दिया और x वाले टर्म्स का भी हमने इंटीग्रल कर दिया। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब भी समाकलन किया जाता है, एक अचर जोड़ता है, एक कांस्टेंट नंबर हमें जोड़ना पड़ता है। अब वह कांस्टेंट नंबर किधर जोड़ा जाता है, उसका रूप कैसा होता है, ये डिपेंड करता है हमारे सवाल। तो यहां हम देख रहे हैं tan इनवर्स y = tan इनवर्स। ज्यादातर सवालों में आप लोगों को ज्ञात होगा कि 12th क्लास में हमने सीखा था, किसी भी सवाल का जब हम इंटीग्रल करते हैं तो उसमें एक अचर जोड़ दिया जाता था c। जैसे यहां कोई सवाल ले लेता हूं मैं, x dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो इसका इंटीग्रल कितना आएगा, x²/2। लेकिन इसमें हम एक कांस्टेंट जोड़ देते थे, x²/2 + c। तो यहाँ डिफरेंशिएशन इक्वेशन में भी हमने इंटीग्रल किया, तो हमें एक अचर जोड़ना पड़ेगा। अब वह अचर का रूप कैसा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। आपको जो भी अचर जोड़ना है, आप सवाल के हिसाब से अचर जोड़ें, हर जगह सी काम नहीं करेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो y का फंक्शन है वो tan इनवर्स की फॉर्म में है। यहाँ जो x है
उसका जो फंक्शन है वो tan इनवर्स, यानी ये दोनों सेम, तो आपको जो कांस्टेंट जोड़ना है वो भी इसी शक्ल का या इसी रूप का होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया कि कांस्टेंट में आप किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं, c, c1, c2 या a, b, c कुछ भी। लेकिन मैं बता रहा हूं डिफरेंशिएशन इक्वेशन में आप जो भी नियतांक जोड़ेंगे वह सवाल के अनुरूप होगा। यानी ये tan इनवर्स वाले फंक्शन है तो आप कांस्टेंट जो जोड़ेंगे c वह भी tan इनवर्स फंक्शन वाला होना चाहिए। अच्छा, अगर आप c जोड़ देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन एक आंसर मैच कराने के लिए और एक स्टैंडर्ड अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी होता है कि आप जो कांस्टेंट जोड़ रहे हैं वो सवाल के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स y, यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स x, तो हम जो समाकलन नियतांक जोड़ने वाले हैं वो भी इसी के हिसाब से इधर जोड़ रहा हूं मैं, tan इनवर्स c, ये भी कांस्टेंट। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर log होता, log y इक्वल टू log x, क्या होता है यहाँ पर? अगर यहाँ पर होता log y इक्वल टू log x तो हम कांस्टेंट क्या जोड़ते? log c। तो हम कांस्टेंट क्या जोड़ते? log c, क्योंकि हम log की कंडीशन जानते हैं। ऐसे ही हम tan के फॉर्मूले जानते हैं। मैंने आप लोगों को बताया अवकल समीकरण करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चाहिए, सवाल सेट नहीं होगा। हमने अवकल समीकरण को तो सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी ये सेट नहीं हुआ है, आंसर मैच नहीं हुआ है। आंसर को मैच करने के लिए आपके पास अवकल समीकरण के फॉर्मूले होने चाहिए। अब वो अवकल समीकरण के फॉर्मूले क्या है मैं बोर्ड पे उधर साथ के साथ लिखता जाऊंगा। तो हमने डिफरेंशिएशन इक्वेशन को सॉल्व किया इंटीग्रल करके, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल किया tan इनवर्स y, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल किया tan इनवर्स x, और उसमें कांस्टेंट जोड़ दिया tan इनवर्स। अब आगे आपको कुछ सेट करना है इसको सवाल, और सेट करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ देखिए ये चर है, ये चर है, ये कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं चर वालों को एक तरफ कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा? tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। तो हमने क्या किया, जो चर है x और y वाले टर्म्स हैं उनको हमने एक तरफ कर लिया, और जो कांस्टेंट नंबर है उसको एक तरफ कर दिया। अब यहां देखिए एक फॉर्मूला सेट हो रहा है, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x। तो फॉर्मूला में वहां लिख रहा हूं, आपको अवकल समीकरण के लिए फॉर्मूला याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, ये फॉर्मूला था कि tan इनवर्स a माइनस b हो। ये फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस b हो, तो उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b हो, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b बटे 1 प्लस a। इस फॉर्मूले को याद करेंगे और ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला। प्लस में भी होता है, प्लस वाले में क्या होता है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है। तो अभी हमारा माइनस वाला फॉर्मूला सेट हो रहा है। फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b बटे 1 प्लस a। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमारा टर्म्स क्या आएगा, tan इनवर्स y माइनस x बटे 1 प्लस xy
उस फॉर्मूले को यहाँ पर सेट कर दिया, और इधर हमारा क्या चल रहा है, कांस्टेंट। क्या आएगा इधर, tan इनवर्स c। तो हमने दो टर्म्स को एक टर्म्स में बदल दिया, अब केवल tan इनवर्स वाला एक ही टर्म है जो x y से मिक्स है, और उधर कांस्टेंट नंबर है। तो हम दोनों तरफ से tan इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं। tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों साइड से कैंसिल हो गए, तो फिर बचा क्या, मिक्स टर्म्स को यहाँ लिख देता हूँ। अब हमारा क्या टर्म्स बचा, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, y माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू c। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, y माइनस x इज इक्वल टू c 1 प्लस xy। अब ये जो हमारा अवकल समीकरण है सॉल्व हो चुका है। तो एक बार फिर से देखते हैं, अवकल समीकरण में हमने क्या किया, फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण, डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। कोटि और घात का जो वीडियो था वो मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ, उसको ध्यान से देखें। तो हमारे टाइप फर्स्ट में क्या था, ऐसे अवकल समीकरण जिसमें x वाले टर्म्स को और y वाले टर्म्स को अलग अलग किया जा सकता। तो हमने क्या किया, y वाले टर्म्स को अलग किया, x वाले टर्म्स को अलग। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रल। तो dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स y इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x। और जब भी इंटीग्रल करते हैं एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, कांस्टेंट हमने जोड़ दिया tan इनवर्स। अब हमने क्या करा, जो चर थे हमारे पास वो टर्म्स एक तरफ करे, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x tan इनवर्स, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy। कांस्टेंट नंबर tan इनवर्स ही कैसे कर सकते हैं, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो चुका है, टर्म्स बचा यहाँ लिखा हुआ है, और हमने क्या किया, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये सवाल सॉल्व हुआ आपका फर्स्ट टाइप का, चरों का पृथक्करण विधि से जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन सॉल्व होंगे वो ऐसे सॉल्व करना है। तो इसको आप ध्यान से देखें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और हम प्रश्नावली का फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ले रहे हैं हम प्रश्नावली का, मैं 6 नंबर का सवाल है। ऐसे मैं सारे सवाल कराऊंगा आपको प्रश्नावली के, लेकिन एक सरलतम रूप में कराने के लिए मैं पहले के बाद सीधा छठवां सवाल लेता। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स। तो छठवां सवाल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये उसी टाइप का सवाल है, उसमें भी dy अपॉन dx था, जो x और y वाले टर्म्स थे वो बराबर के उधर। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी क्या बनती है, प्रथम कोटि का सवाल है, प्रथम घात का सवाल है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, x वाले टर्म्स को अलग और y वाले टर्म्स को अलग करने की कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां हम देखते हैं xy प्लस y लिखा हुआ है, इसमें से y कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें से y हम कॉमन निकालें, तो अंदर क्या टर्म्स बचेगा, x प्लस, अब यहां नीचे से x कॉमन आ रहा है, तो हमने यहां से x कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, y प्लस 1। अब इसको हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं।
यानी x वाले टर्म्स अलग और y वाले टर्म्स अलग। तो यहाँ देखिए, यहाँ dy लिखा हुआ है, यहाँ y प्लस 1 है और y, ये y प्लस 1 कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y प्लस 1 dy, और ये y कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा, इक्वल। ऐसे ही x वाले टर्म्स को आपको अलग करना है। x वाला टर्म्स क्या है, x प्लस 1 अपॉन में क्या है x, ये dx उधर चला जाएगा। तो अब हमने देखा बड़े ध्यान से कि y वाले टर्म्स को हम अलग कर चुके हैं और x वाले टर्म्स को हम अलग कर चुके हैं। अब इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रल। जब भी y वाला टर्म्स अलग हो जाए और x वाला टर्म्स अलग हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना रहता है, इंटीग्रल। तो हम इन लोगों का इंटीग्रल करेंगे। तो इंटीग्रल करने के लिए सबसे पहले हम देखें कि जो y बटे में लिखा हुआ है, इस y के बटे में भी और 1 के बटे में भी, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। जब ये y के बटे में आएगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस, और ये 1 के अपॉन में आएगा तो ऐसे ही लिखा रहेगा 1 अपॉन y dy इक्वल टू, सेम ऐसे ही इधर करना, x से x डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1 और 1 के अपॉन में आ जाएगा और अभी हमने इंटीग्रल नहीं किया है, अभी हमने केवल चरों को अलग अलग किया है और उनको सॉल्व किया। अब हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रल। तो ये dy जो है वो 1 के साथ में भी है और 1 अपॉन y के साथ में, ऐसे dx 1 के साथ में भी है और 1 अपॉन x के साथ। अब आप लोगों को इंटीग्रल बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, अगर 1 का आपको इंटीग्रल करना है तो कितना आएगा y, अगर 1 अपॉन y का इंटीग्रल करना है तो आप लोग जानते हैं क्या आएगा, log y। वही पैटर्न जो 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। अगर किसी बच्चे को इंटीग्रल नहीं आते हैं तो सबसे पहले 12th क्लास की बुक लें, इंटीग्रल को बहुत अच्छे से तैयार करें और जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, मैं फॉर्मूलों के बारे में बार बार बोलूँगा कि फॉर्मूलों के बगैर यहाँ काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आप इंटीग्रल तो कर लोगे लेकिन लास्ट में जो सवाल को सेट किया जाता है वो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट पे जो डिपेंड फॉर्मूले हैं उन्हीं से किया जाता है। तो हम इंटीग्रल कर रहे हैं, y का इंटीग्रल क्या आएगा, 1 का इंटीग्रल क्या आएगा y, और 1 अपॉन y का क्या आएगा log y। तो हम यहाँ सेट कर देते हैं इंटीग्रल, तो यहाँ सेट कर देते हैं और जैसे ही इंटीग्रल कर देंगे उसके साथ में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। तो हम इंटीग्रल करते हैं इसका। तो 1 का इंटीग्रल क्या है y प्लस 1 अपॉन y का इंटीग्रल क्या आएगा log y, ये 1 का इंटीग्रल क्या आएगा x और 1 अपॉन x का क्या आएगा log x। अब थोड़ा ध्यान दें, हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रल हमने कर दिया है y log y x। बात आती है इंटीग्रल करने के बाद जो हमें कांस्टेंट नंबर जोड़ना है c। मैंने आप लोगों को बताया था कि c कैसे जोड़ते हैं, सवाल के अनुरूप, यानी सवाल की शकल किस टाइप की है उसी टाइप का नियतांक उसमें कांस्टेंट नंबर जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले कांस्टेंट नंबर जोड़ने से पहले हम थोड़ी सवाल का रूप देख लेते हैं कि किस टाइप का। यहां देखो लॉग वाला टर्म्स आया है y में, वहां भी लॉग वाला टर्म्स आया है लेकिन वो x में, यहां केवल y वाला टर्म्स और यहां x वाला। तो इसकी प्लानिंग आप लोग पहले कर लेंगे कि हम समाकलन नियतांक कौन सा जोड़ें। तो उसके लिए आपको अवकल समीकरण में पहले यह देखना है कि हम इसको सेपरेट अलग अलग कैसे कर सकते हैं, कौन सा टर्म्स कहां जाना चाहिए। तो देखते हैं, ये y वाला टर्म्स, ये सिंपल x वाला टर्म्स, इनको हम एक तरफ कर देंगे। इनको एक तरफ करोगे तो क्या आएगा y माइनस x, और जो log वाले टर्म्स हैं इनको हम अलग कर देते हैं, यानी log वाले अलग और जो सिंपल x y में दिए हैं वो टर्म्स अलग।
तो ये log y उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस एक्स इक्वल टू log x माइनस log y उधर चला जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि आपने कांस्टेंट नंबर नहीं जोड़ा, वो कांस्टेंट नंबर कहां जोड़ा जाए। तो हम देखते हैं कि कांस्टेंट नंबर हम किधर जोड़ें और कौन सा जोड़ें, उसका रूप कैसा होना चाहिए। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर सवाल में tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो प्रतिलोम फलन कहलाते हैं, इस टाइप का रूप अगर उनका है तो कांस्टेंट भी इसी टाइप का जोड़ देते हैं, tan इनवर्स c या sin इनवर्स c। और अगर log से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो उसमें c टाइप का कांस्टेंट जोड़ देते हैं, log। तो हमने यहाँ पर देखा कि log वाले टर्म्स आ रहे हैं, अच्छा log वाले टर्म्स इधर नहीं आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें log का समाकलन नियतांक क्यों जोड़ा। log दिखना चाहिए बस, एक जगह दो जगह जहां पर भी log आपको दिख गया तो आपको कांस्टेंट क्या जोड़ना है, उसी से रिलेटेड, यानी log c ही जोड़ना। अब जोड़ना कैसे है वह देखिए। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग करें, फिर मैं बताऊंगा समाकलन नियतांक कैसे जोड़ा जाए। तो ये आया y माइनस एक्स, अब मैंने समाकलन नियतांक नहीं जोड़ा, y माइनस एक्स log x माइनस log y, log x माइनस log y। अब मान लीजिए हम इसमें कांस्टेंट जोड़ रहे हैं log c। मैंने बताया आप लोगों को कि कांस्टेंट नंबर किस टाइप का होना चाहिए, जैसे सवाल का रूप। तो हमने उसमें एक कांस्टेंट नंबर जोड़ दिया log c। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि log की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, log के फॉर्मूले हम जानते हैं कि log में कोई भी चीज माइनस में हो तो बटे में हो जाती है, प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो हम इसको सेट करें y माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ देख रहे हैं तीनों टर्म्स टाइप में लिखे हुए हैं, log में लिखे हुए हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log, ये देखो ये माइनस में है, ये कहाँ जाएगा अपॉन में जाएगा, तो ये क्या बनेगा log x अपॉन y। और c टाइप में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो c टाइप में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये लिख दिया हमने डॉट। कोई दिक्कत है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या किया, कांस्टेंट जो log वाले जो टर्म्स थे वो अलग कर दिए, सिंपल चर के रूप में जो दिए थे उनको अलग कर दिया, एक कांस्टेंट जोड़ दिया log से। और log में कोई भी चीज माइनस में होती है तो उसको अपॉन में लिख देते हैं, और जो प्लस में होता है उसको मल्टीप्लाई। अब आगे हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों को ध्यान होगा, यहाँ मैं कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ, उसे देखें जरा ध्यान से। अगर कहीं पर log x लिखा है, log x इज इक्वल टू y लिखा हुआ, तो इसको हम सॉल्व अगर आगे करते हैं कोई अच्छी तरीके से, तो इसका रूप क्या बदलेगा, x इक्वल टू, यहां से अगर हम log को हटा दें तो ये उधर जाके बनता है e की पावर x इज इक्वल टू log, अगर हम हटाते हैं तो क्या बनेगा e की पावर। सेम वही प्रोसेस हम वहां करेंगे। अगर मैं यहां से log को हटा देता हूं तो e की पावर में क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स, ये वाला टर्म्स e की पावर पहुंच जाएगा, और उधर क्या बचेगा, log हट चुका है cx अपॉन y, और y का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते y e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू c, ये आपका फार्मूला। तो इस टाइप से आपको समीकरण को सॉल्व करना है। आपको कांस्टेंट नंबर सवाल के अकॉर्डिंग जोड़ना है। अगर कहीं पर log नहीं आता, यानी x y में ही आपका सवाल चलता है, तो आप कांस्टेंट भी c जोड़ेंगे। अगर log में सवाल है तो कांस्टेंट log c के रूप में जोड़ा जाएगा। tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स के रूप में है तो कांस्टेंट उन्हीं के रूप
उसमें कोई दिक्कत है वैसे आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। बड़ा सिंपल टॉपिक है। अकल समीकरण का सबसे सिंपल टॉपिक यही है, चरों का पृथक्करण, यानी x वाले टर्म्स अलग और y वाले टर्म्स अलग। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं प्रश्न। प्रश्नावली का अगला सवाल देते हैं। सेकंड, 1 माइनस एक्स dy माइनस 3 प्लस वाई dx इक्वल टू 0। ये प्रश्नावली का दूसरा सवाल है। अब हम सवालों को थोड़ी स्पीड से करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बड़े अच्छे से बता चुका हूँ कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन को कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए y वाला टर्म्स भी है, x वाला टर्म्स भी है, लेकिन x वाला टर्म्स y में और y वाला टर्म्स x में मिला हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टर्म्स को अलग करना है, x वाले पद अलग और y वाले पद अलग। तो थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, अपनी गणित लगाते हैं इसमें कि 1 माइनस एक्स डी वाई, ये माइनस वाला टर्म्स है, इसको बराबर के उधर ले जाने के लिए का टर्म्स बनेगा प्लस 3 प्लस वाई dx। अब हम कोशिश करते हैं कि x वाले टर्म्स और y वाले टर्म्स को क्या हम अलग कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि dy के नीचे अगर हम 3 प्लस वाई को ले जाए और dx के नीचे 1 माइनस एक्स को ले लें, तो y वाला टर्म्स अलग हो गया और x वाला टर्म्स अलग हो गया। और जब पद अलग अलग हो जाते हैं x वाला और y वाला, तो वो कौन से कहलाते हैं, टाइप फर्स्ट कहलाता है, चरों का पृथक्करण। तो जब टर्म्स अलग हो गए तो फिर ज्यादा देरी नहीं लगानी है, इसका क्या कर देना, इंटीग्रल कर। इंटीग्रल आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। इंटीग्रल नहीं अगर मालूम आपको तो आप इन सवालों को नहीं करें। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रल करते हैं। अब कई बच्चों को इंटीग्रल नहीं आता, तो देखें इसका इंटीग्रल कैसे किया जाएगा। ये तो डायरेक्ट होगा, दोनों इंटीग्रल डायरेक्ट। फिर भी मैं एक यहाँ जो बच्चे इंटीग्रल थोड़ा भूल चुके हैं, वैसे भूलना नहीं चाहिए बीएससी वाले बच्चों को इंटीग्रल, अगर भूल चुके हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ कि कैसे इन टाइप के सवालों को सॉल्व किया जाता है। हम इसी टर्म्स को ले लेते हैं कि हम इंटीग्रल कर रहे हैं dy अपॉन 3 प्लस वाई। वैसे तो कई बच्चे इसको डायरेक्ट कर देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वैसे रूल के हिसाब से कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ बीएससी में नहीं सिखाई जाएगी, ये 12th का पार्ट है, इसलिए आप 12th का मटेरियल पहले पढ़ें। इंटीग्रल आप पहले पढ़ें 12th क्लास की बुक से, तब आपका समीकरण सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस टाइप से करते थे इसे सॉल्व। लेट माना कि 3 प्लस वाई इज इक्वल टू टी, यानी जो भी फंक्शन हमें कठिन लगता है कि इसका इंटीग्रल हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उस पूरे को ही क्या मान लो, टी मान लो। तो ये कठिन लग रहा था, हम 3 प्लस वाई उसको क्या कर दिया, टी मान। अब जिसको हमने टी माना है, जिस फंक्शन को हमने टी माना है, उसका क्या किया जाता है, अवकलन। तो अवकलन कर दो। 3 का अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 0। कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। y का अगर हम अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, d, और t का करते हैं तो क्या आएगा, d। y का अवकलन किया dy, t का अवकलन किया तो d। इसको हम सवाल में सेट करते हैं। तो dy की जगह पे क्या लिखते हैं हम, dt, और 3 प्लस वाई की जगह पे हम क्या लिखते हैं, t। और आप लोगों को पता है कि 1/t का इंटीग्रल क्या आता है,
log, और t की वैल्यू हम वापस रख देते हैं। t की वैल्यू क्या है 3 + y, यानी dy 3 + y का इंटीग्रल क्या आएगा log 3 + y। तो ये इंटीग्रल में यहाँ लिख देता हूँ log 3 + y। अच्छा, ये जो इंटीग्रल मैंने किया है ये आपको वहाँ एग्जाम में करके नहीं करना, आप लोग ये डायरेक्टली log 3 + y। ऐसे इंटीग्रल यहाँ का होगा। अच्छा, इसमें कितना चेंज होगा, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसको भी यहाँ सेट कर देता हूँ। क्या सवाल दिया हुआ है dx / 1 - x, इसमें क्या कटने लग रहा है 1 - x कटने लग रहा है, इसी को t मान लेते हैं। 1 - x = t, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे आप करेंगे तो 0, माइनस x का करोगे तो dx, और t का करोगे तो dt। तो dx = कितना आ गया माइनस, इसको यहाँ सेट कर देते हैं। तो dx की जगह सेट किया -dt / 1 - x की जगह t, तो ये क्या आया माइनस का log, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1 - x, यानी इसका इंटीग्रल अगर हम करते हैं तो ये प्राप्त, इसको सेट कर देते हैं माइनस का log 1 - x। ये दोनों टाइप का इंटीग्रल होगा। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि आप कांस्टेंट नंबर हमें जोड़ना है। डिफरेंशिएशन इक्वेशन करने के बाद हमारी सबसे पहली मेन समस्या आती है कि हम उसमें नियतांक किस टाइप से जोड़ें। अगर नियतांक आपने अच्छे से नहीं जोड़ा तो आपका आंसर मैच नहीं होगा, प्रश्न गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, किसी भी रूप का जोड़ सकते हैं, गलत नहीं माना जाता, लेकिन एक देखने में भद्दा लगता है। जब लॉग का सवाल है तो आपको नियतांक भी लॉग के रूप में जोड़े तो थोड़ा सेपरेट करने से देखने से काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम दोनों लॉग वाले टर्म्स हैं। ये तो फाइनल है कि कांस्टेंट नंबर जो जुड़ेगा वो लॉग जुड़ेगा, लॉग सी जुड़ेगा। अब उसको कहाँ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, उसको करने से पहले हम जैसे समीकरणों को सॉल्व करते हैं कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम log c यहाँ जोड़ दें या यहाँ जोड़ दें, या वो प्लस का जोड़ें log c या माइनस का log c जोड़ें, कैसा log c जोड़ें, तो उसके लिए आपको समीकरण सॉल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे आपके पास कोई समीकरण लिखा हुआ है कि x = -1, किसी सवाल को आपने सॉल्व करा और उसका आंसर आया x = -1। जब इसको फंक्शन के रूप में लिखा जाएगा तो ये ऐसा थोड़ी लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा x + y = 0। यानी कोई समीकरण आपको बनाना है तो इसका सही तरीका ये है, ना कि तो इसी टाइप का हमारा फंक्शन। सबसे पहले ये माइनस लगा है, लॉग वाला टर्म्स है, तो सबसे पहले इसको तो एक तरफ कर देते हैं, यानी माइनस वाला पद तो इधर आ जाएगा, और उसमें कांस्टेंट नंबर का जुड़ जाएगा log c। ये कांस्टेंट नंबर हमने जोड़ा log c, इसको इधर लाएंगे तो टर्म्स का क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस log 1 - x = log c। तो आप लोगों को पता है कि log में कोई भी चीज प्लस में होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा log 3 + y * 1 - x log c। तो जो भी चीज प्लस में होती है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई में कर दिया। log से log कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 3 + y 1 - x = चाहो तो इसको मल्टीप्लाई हम आपस में कर सकते हैं, नहीं चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, सही बात है। तो हमने क्या किया, x वाली टर्म्स y वाली टर्म्स अलग किए, इंटीग्रल किया, कांस्टेंट नंबर जोड़ा, लॉग के बारे में जो भी कुछ हम जानते थे सब कुछ अप्लाई कर दिया, और कांस्टेंट नंबर हमने क्या लिया log c, log से log कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर आया 3 + y 1 - x = c। तो ये प्रश्नावली का आपका सवाल था, दूसरे नंबर का सवाल था।
अब हम ले रहे हैं तीसरा सवाल। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि बार बार इनको देखते रहें, पढ़ते रहें। जितनी प्रैक्टिस आप अवकल समीकरण में करोगे उतना आपको फायदा है, क्योंकि केवल यही एक बुक है जो मार्क्स दिला भी सकती है और कटा भी सकती है। अगला सवाल लेते हैं हम प्रश्नावली का। ये लिखा हुआ है x cos स्क्वायर y dx माइनस y cos स्क्वायर x dy इज इक्वल टू। तो सबसे पहले सवाल में हमें क्या देखना है कि हम चरों को पृथक्करण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। x वाले पद और y वाले पद अलग अलग कर सकते हैं या नहीं। तो ये माइनस वाला टर्म्स है, सबसे पहले इसको बराबर में दर्पण क्या बनेगा x cos स्क्वायर y dx इज इक्वल टू y cos स्क्वायर x dy। तो यहाँ पर dx वाला टर्म्स है, यानी x वाले टर्म्स हम यहाँ सेट कर देते हैं, या dy है y वाले टर्म्स को यहाँ सेट कर देते हैं। क्या बनेगा x को यहीं रख देते हैं x dx, दोनों x वालों को यहीं रख दिया, और इसमें भी एक x वाला पद है वो कहाँ जाएगा नीचे, तो क्या आएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू यहाँ क्या बनेगा y dy अपॉन cos स्क्वायर y वाला टर्म्स यहाँ नीचे। तो आप लोग देख रहे हैं कितनी बढ़िया तरीके से x वाले टर्म्स और y वाले टर्म्स अलग है। तो ये चरों के पृथक्करण वाला टाइप, ये आप अभी आप प्रश्नावली के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब एग्जाम में सवाल आएगा तो सारे सवाल मिक्स हो जाते हैं, जितने भी टाइप हैं 7 सवाल टाइप जो इसके हैं सारे मिक्स हो जाते हैं, तो वहाँ छांटना थोड़ा दिक्कत वाला काम रहता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। x वाले टर्म्स को आप अच्छे से अलग कर पा रहे हैं कि नहीं, y वाले टर्म्स को अलग कर पा रहे हैं कि नहीं। आगे क्या होगा, ऐसे सवाल आएंगे x में y वाला टर्म्स और y में x वाले टर्म्स घुसे होंगे, मिले होंगे, उनको अलग नहीं किया जा सकता, उनका दूसरा तरीका रहेगा, लेकिन वो कंफ्यूज कर देते हैं कि हम किस टाइप से इनको सॉल्व करें। अभी मैं बड़े धीरे से पढ़ा रहा हूँ, आप बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ। आगे जब हमारी एक दो प्रश्नावली हो जाएगी तो हम स्पीड पकड़ेंगे। फिर आप लोगों को मैं जो इंटीग्रल करके बता रहा हूँ साइड में और फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये पढ़ लें 12वीं क्लास की बुक से। फिर लगभग एक प्रश्नावली एक दिन में खत्म हो गया हमारी, क्योंकि ये काफ़ी मोटी बुक है। इसके साथ में एक बुक और भी है अवकल समीकरण की, आंशिक अवकल समीकरण, और आपके सेकेंड ईयर में लगभग टोटल 6 बुक हैं। 6 बुक आप लोगों की हैं, तो सिलेबस बहुत बड़ा है और सेकेंड ईयर थोड़ा टफ भी होता है। फिजिक्स भी कठिन रहती है, केमिस्ट्री भी कठिन रहती है सेकेंड ईयर की, और फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों को सुविधा मिल गई कोरोना की वजह से, वो सुविधा सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगी, क्योंकि अब कोरोना की वैक्सीन तैयार होने वाली है, आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपना गणित भी लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि x वाला टर्म से एक नीचे लिखा है एक ऊपर लिखा है, तो इसको थोड़ा सा साइड करना है। 1 cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। तो सबसे पहले इसको ऐसे सेट करते हैं, तो क्या बन गया ये x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, इसका क्या बनेगा y sec स्क्वायर y, और तो हमने cos को sec में चेंज कर लिया। अब ये x वाला टर्म्स हो गया, ये y वाला टर्म्स हो गया, क्या करते हैं इंटीग्रल समाकलन कर देते हैं। अब समाकलन में आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, समाकलन आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इस टाइप का इंटीग्रल हमने कई बार कर चुके हैं, एक बार और ट्राई करते हैं इधर। अब कुछ फॉर्मूले में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इसका इंटीग्रल कैसे किया जा रहा है। जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं 10x,
क्या आता है? tan x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? sec स्क्वायर x। इसका उल्टा करते हैं कि अगर हम sec स्क्वायर x का इंटीग्रल करें तो क्या आएगा? tan x। क्योंकि अवकलन समाकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जैसे ही हमने tan x का इंटीग्रल किया, सॉरी डिफरेंशिएशन किया, तो क्या आया? sec स्क्वायर x। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल किया तो क्या आया? tan x। और कांस्टेंट नंबर हमने उसमें जोड़ दिया प्लस। लेकिन हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला है वो sec स्क्वायर x नहीं है। अगर sec स्क्वायर x होता तो मैं सीधा tan x लिख देता। उसके साथ में x वाला टर्म्स भी है। क्या करना है? इसको थोड़ा सा सेट करने की हम कोशिश करें। अच्छा, इसका इंटीग्रल कैसे किया जाए? इसको cos में चेंज कर दें या कोई फंक्शन बना दें या इसमें आईलेट का फॉर्मूला लगा के फर्स्ट सेकंड कर दें, तो ये हम देखते हैं। चलिए मैं इंटीग्रल लिखता हूँ। यहाँ पर हमारा सवाल बन गया है x sec स्क्वायर x। तो ये इंटीग्रल पे बेस्ड सवाल है तो 12th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके लिए हम आईलेट फॉर्मूला का यूज करते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड पहला फलन किसको माने, सेकंड फंक्शन किसको माने। आइए इनवर्स वाले सवाल, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स में होते हैं उनको पहले दिया जाए, सेकंड पर होते हैं जैसे हम बता दो इनवर्स वाले यानी tan इनवर्स x sin इनवर्स x इस टाइप के। एल से होते हैं लॉग वाले, ए से होते हैं x वाले टर्म्स यानी x की पावर 2 3, टी से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी sin x cos x tan x इनका इनवर्स नहीं होता, और e यानी e की पावर x वाले टर्म्स। तो हमने देखा यहाँ पर कि x वाले टर्म्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले आ रहा है, पहला फंक्शन ही इसी को मानेंगे और सेकंड फंक्शन इसको। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला था? आप लोगों ने u भी में पढ़ रखा होगा इसको, कई बच्चे u और v भी मान लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है पहला फलन दूसरे का समाकलन। तो ये मैंने दूसरे का समाकलन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और ये पूरे का इंटीग्रल। तो हमने सेट कर दिया पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। तो x sec स्क्वायर x का इंटीग्रल अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है tan x माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 खत्म हो गया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x dx। x tan x माइनस tan x का कौन बताएगा इंटीग्रल, tan x का इंटीग्रल log sin x प्लस c। एक बार चेक कर लेते हैं। अगर किसी को डायरेक्ट tan x का इंटीग्रल नहीं मालूम तो उसको भी सेट किया जा सकता है। कैसे सेट कर सकते हैं आप? जैसे ये इंटीग्रल करना tan x का, तो tan x को हम क्या लिख सकते हैं sin x बटे cos x dx। cos x को क्या मान लें हम, t मान लें। cos x का अवकलन माइनस sin x dx dt। तो ये sin x dx तो बन गया माइनस का dt अपॉन t, तो क्या आ गया माइनस लॉग t की जगह पे क्या लिखते हैं हम cos x। तो आप माइनस लॉग cos x भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने sin x लिख दिया माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, sin की जगह पे जाएगा cos log cos। इसको हम यहाँ सेट कर लेते। तो हमारा पूरा इंटीग्रल करने पे क्या आया x tan x
प्लस log cos x। अब c तो वो वहां का ही है, यहाँ तो हम अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ तो कांस्टेंट नंबर एक ही जुड़ेगा, चाहे तो इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, उसको भी नहीं लेते हैं c को। अब इसका इंटीग्रल करते हैं, इसका इंटीग्रल भी सेम यही है। क्या करते हैं हम, क्या लिखें इसका इंटीग्रल, y tan y प्लस log cos y। x tan x log cos x, y tan y log cos y। अब बारी आई कांस्टेंट नंबर की, तो यहाँ देखो log वाले टर्म्स आ रहे हैं, तो अचर भी कैसे जोड़ा जाएगा, log के रूप में जोड़ा जाएगा। तो क्या जोड़ रहे हैं हम, logs, अब थोड़ा सा इसको सेट कर दीजिए, फिर आंसर की में मिलाएंगे कि आंसर क्या दे रखा है, उसके हिसाब से सेट कर देंगे। इसमें गलत नहीं माना जाता सवाल, अगर आप सेट नहीं कर पाए सवाल को तो सवाल गलत नहीं माना जाएगा। अब यहाँ देखिए ये लॉग वाले टर्म्स हैं, ये दो, ये लॉग वाला टर्म्स है, ये लॉग वाला टर्म्स है, ये लॉग वाला टर्म्स है, तो लॉग वाले टर्म्स को हम अलग कर देते हैं और बाकी जो tan वाले टर्म्स हैं उनको अलग कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा, x tan x माइनस y tan y इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, log, अब इसको एक साथ लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये log cos x उधर जाके कहीं का बनेगा माइनस, तो इधर log के कितने टर्म्स हो जाएंगे, 3, log cos y, log c और ये log cos x इधर आके कहीं का बनेगा माइनस। तीनों टर्म्स कहीं के रहेंगे log, फिर से सुन लें, ये log x वाला जो टर्म्स है प्लस का है, उसको हम बराबर के उधर लेके आ रहे हैं, तो कहीं का बन जाएगा माइनस का। मैं यही लिख देता हूँ इस टर्म को, देखो ये x tan x माइनस y tan y मैंने इधर कर दिया, और ये log वाले जो टर्म्स है उनको हमें एक तरफ करना, क्या क्या आएगा, log cos y आएगा, ये माइनस का log cos x उधर जाके माइनस का बनेगा log cos x, और प्लस log c, ये वाला टर्म्स मैंने लिख ही दिया। अब यहाँ देखें जरा, ये log के टर्म्स हैं तीनों, ये दोनों टर्म्स काई में है माइनस में, और ये वाला टर्म्स काई में है प्लस में। तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया कि log में जो टर्म्स माइनस में होगा वो बटे में जाएगा, और जो प्लस में होगा वो इंटू में जाएगा। तो क्या बन जाएगा, log cos y बटे cos x बटे में हो गया, और डॉट, और log को अगर यहां से हटा दें तो क्या बनेगा, e की पावर x tan x माइनस y tan y इज इक्वल टू, थोड़ा इसका आंसर मैच करा देते हैं अपन उत्तर वाला से, क्या आंसर दे रहा है, जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। तो फर्स्ट वीक का सवाल था, तीसरे नंबर का। ठीक, इस सवाल को आंसर में यहीं पर छोड़ दिया गया है, यहाँ पर इतना सॉल्व नहीं किया। अगर हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं तो भी सही माना जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें गलत नहीं होता है, फर्स्ट नंबर आप कहीं पे भी छोड़ दें, सवाल को सेट करने में कभी भी नंबर नहीं कटते हैं, लेकिन एक भद्दा ना लगे इसलिए मैंने उसको सेट किया, लेकिन आंसर में यहीं तक छोड़ रखा है और उसको एक रूप में बदल रखा है। वो रूप ऐसा कर रखा है, हमने देखें यहाँ पर कि x tan x को तो हमने वैसे ही छोड़ दिया, x tan x प्लस ये हमारे आंसर में आया है log cos x, और यहां पर भी आया है log cos y। इन्होंने आंसर में इन दोनों को सेट कर दिया है, तो बाकी टर्म्स वैसे ही छोड़ दिए। तो इनको कैसे सेट करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जरूरी नहीं है कि हम उत्तरमाला के हिसाब से सेट करें सवाल, लेकिन क्योंकि उत्तरमाला से मैच कराते हैं, काफी बच्चों की आदत होती है उत्तरमाला से मैच कराने की,
तो उसको थोड़ा देख लें कि कैसे सेट किया। ये क्या लिखा हुआ है, log cos x, या मैं लिख रहा हूं log cos x। log cos x को आप क्या लिख सकते हैं, log 1 अपॉन sec x, और उसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sec x। और log में कोई भी चीज बटे में होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं माइनस में, तो क्या आएगा log 1 माइनस log sec x। ये जो बटे में था उसको हमने काई में कर दिया, माइनस में कर दिया, log 1 माइनस log sec x। और log 1 का मान होता है 0, तो बचा क्या फिर log sec x। फिर से log cos x को सेट कर रहे हैं हम, log cos x, cos x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sec x, और 1 अपॉन sec x का मतलब ये चीज बटे में लिखी हुई है, अपॉन में है तो माइनस में लिखी जा सकती है, log 1 माइनस log sec x। log 1 का मान होता है 0, तो बचा क्या माइनस log sec x। यानी कि log cos x की जगह पर आप माइनस log sec x लिख सकते हैं। तो उत्तर माला में वही लिखा होगा, यहाँ log cos x की जगह पे उन्होंने क्या लिख दिया माइनस का log sec x इज इक्वल टू, ये y tan y को उन्होंने ऐसा कैसे लिखा है, y tan y जैसा अपना है, और ये log cos y लिखा है, उसको माइनस log sec y लिख सकते हैं और प्लस log c अपना कांस्टेंट रख सकते हैं। बस क्या आंसर सेट कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आंसर सेट करने में कभी भी नंबर नहीं कटते, आप इक्वेशन को कहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहें तो यहाँ तक सॉल्व कर दें तो भी सही है, यहाँ तक सॉल्व कर दें तो भी सही है, यहाँ तक कर दें, यहाँ तक कर दें, यहाँ तक कर दें, इसको यहाँ से ले लें तो भी सही। तो आपको करना क्या है, x वाले टर्म्स अलग, y वाले टर्म्स अलग, इंटीग्रल, और मेन रोल किसका है, क्या कांस्टेंट सही जोड़ रहा है क्या नहीं, उसका रूप आप सवाल के हिसाब से लें। स्क्रीनशॉट लें इसका, अगला सवाल करते हैं। अब प्रश्न लिखकर ले रहे हैं हम 7 नंबर का सवाल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y प्लस x स्क्वायर e की पावर y। देखिए, तो सबसे पहले हमने देखा कि x वाले टर्म्स में y वाला टर्म्स, x वाले टर्म्स में y वाला टर्म्स मिला हुआ है। अब एग्जाम में जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? वो ये देखते हैं कि e की पावर में x प्लस y लिखा हुआ है, x में y मिक्स हो रहा है, यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर इनटू में, उनको तो अलग किया ही नहीं जा सकता। भाई x वाला पद अलग होता, y वाला होता तो हम उनको नीचे ऊपर ले जाते, लेकिन ये तो अलग हो ही नहीं सकता, और बच्चे यही गलती करते हैं। आपको पूरी कोशिश करनी है कि उसके टुकड़े करें आप, फिर डिसाइड होगा कि ये फर्स्ट टाइप का है कि नहीं। बच्चे पहले देख लेते हैं कि नहीं होगा, तो x प्लस वाई मिक्स हो रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल, ये e की पावर x प्लस वाई लिखा है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ e की पावर x डॉट e की पावर y, गुणा में घातें जोड़ती हैं तो x प्लस वाई बन जाएगा, इसको अलग कर दिया, प्लस इधर क्या है x स्क्वायर e की पावर y को मैंने वैसा का वैसे dy अपॉन dx इज इक्वल, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है e की पावर y, e की पावर y से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा e की पावर x प्लस, अब y वाले टर्म्स को अलग करके देखते हैं, तो dy के नीचे पहुंच गया e की पावर y, और इधर आया e की पावर x प्लस x स्क्वायर dx। देखो जरा क्या किया हमने, y वाले पदों को अलग करने की कोशिश की और x वाले पदों को अलग करने की कोशिश की, और ये अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए यानी
फर्स्ट टाइप के सवाल है ना। तो अब क्या करते हैं हम, अलग अलग करने के बाद कुछ नहीं बचता, इंटीग्रल करें डायरेक्ट। तो इसको थोड़ा सा सेट कर दें, e की पावर y ऊपर जाके क्या बनेगी, e की पावर माइनस y डी इक्वल, ये क्या बनेगी, e की पावर x प्लस x स्क्वायर dx। इसके बाद मैं इंटीग्रल करता हूँ हमेशा, इंटीग्रल में साइन मैं नहीं लगाता, मेरी आदत नहीं है, आप लोग चाहें तो लगा सकें या लगा दिया करो वैसे, या अब हम इसका क्या करेंगे, आप इंटीग्रल करें। मैं वैसे मुंह से बोल रहा हूँ, आप लोगों को लेकिन इंटीग्रल ही करना है, साइन लगा दिया करो। तो ये e की पावर y ऊपर जाके क्या बन गई, माइनस वाई डी वाई, e की पावर x स्क्वायर। अब तो सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटीग्रल करना है, e की पावर y का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस e की पावर माइनस e की पावर x का e की पावर x होता, तो e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y, और ये माइनस आ गया इक्वल टू, आगे करें, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x और x स्क्वायर का इंटीग्रल x की पावर 3 अपॉन, कोई दिक्कत होगा। अब सवाल को थोड़ा सा सेट करना है और हमें ये देखना है कि कांस्टेंट नंबर हम कहां है ना। तो ये देखो, अब चाहें हम तो देखो ये भी कर सकते हैं कि e की पावर x को हम इधर ले आए, ये का प्लस में आया है, इसको ऐसे करते हैं कि 1 अपॉन e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस x 3 अपॉन 3। आप कैसे भी सेट कर सकते हो सवाल को, कई तरीके हो रहे हैं इसमें, यहाँ सेट करें, -1 इक्वल टू e की पावर y को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो e की पावर x प्लस x 3 अपॉन 3 आया, ये माइनस वाला टर्म उधर जाके प्लस का बन गया। ऐसे भी सेट कर सकते हो इसको, है ना। और भी कई तरीके हैं, और यार कांस्टेंट अपन तो जोड़ा ही नहीं, हैं कांस्टेंट तो अपन ने जोड़ा ही नहीं, यहाँ से कांस्टेंट को जोड़ना है। तो अब देखते हैं हम कांस्टेंट, देखो c भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट अपन c भी जोड़ सकते हैं, और सवाल में e की पावर वाले टर्म्स आ रहे हैं, तो हम e की पावर c भी एक कांस्टेंट बना सकते हैं, है ना। तो हम इसी टाइप का जोड़ देते हैं इसको। तो क्या करें, ये लो e की पावर माइनस y और e की पावर x, इधर लाके मैंने उसको काहे का बना दिया, माइनस का, आ जाता है, और इधर कर देते हैं x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस y e की पावर x इज इक्वल टू माइनस x 3 अपॉन 3 प्लस, ऐसे सेट कर सकते हैं। फिर अपन आंसर मैच कराते हैं उन्होंने क्या सेट किया, कई तरीके से सेट किया जा सकता है इसको। आप लोग स्क्रीनशॉट लें, बता रहे हैं इसको जब तक आंसर तैयारी कराता हूँ। ये क्वेश्चन था आपका 7वें नंबर का सवाल। ये कर रखा है, हाँ उन्होंने जैसे सेट कर रखा है, आप लोगों को बता देता हूँ। e की पावर y e की पावर x को तो वैसे ही दे रखा है, ये वाला टर्म इधर ले लिया उन्होंने, प्लस का बना लिया, और इसी को उधर ही ले लिया। अब बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर सर ये माइनस का टर्म इधर आके प्लस का बन गया, ये जो c है ये प्लस का है, तो ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का बनेगा। कांस्टेंट नंबर में प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं करता। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो कांस्टेंट जोड़ने वाला हूँ वो माइनस सी जोड़ता, क्या जोड़ता, माइनस सी जोड़ता। मैंने बताया कांस्टेंट नंबर में आप कोई सा भी निशान लगा सकते हैं, माइनस सी जोड़ता तो यहाँ पर माइनस होता और माइनस अब जाके प्लस बन जाता। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट नंबर हमेशा प्लस में ही लेना है, सीधी सी बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तो ये आपकी प्रश्नावली का हो गया, कौन सा सवाल हुआ, 7वें नंबर का दिया था, 7वें नंबर का सवाल। आगे और भी सवाल बाकी हैं, ये आज के लिए बहुत है क्योंकि टाइम हो चुका है क्लास का। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें, बड़े आराम से मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, बड़े आराम से पढ़ते जाएं और अच्छे से तैयारी करें ऑनलाइन क्लासों में। सरकार देखे कब कॉलेज खोलती है तब ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट होंगी, लेकिन जब तक नहीं है जब तक ऑनलाइन क्लासें देते जाएँ आप, क्योंकि बाद में ये वाला जो सिलेबस मैं करा रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में, ये बाद में क्लास में नहीं करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें और आपके जो फ्रेंड हैं
उनने अगर वीडियो नहीं देखा, उनसे ही बोलें कि सर ऑनलाइन है और पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ऐसे तैयारी करें। ठीक है, धन्यवाद।